जी, आगाज़ करते हैं। हम शुरू करते हैं अपना ये लेक्चर जो कि पार्ट बी है ऑफ और स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर बैंक्स। अच्छा, इस लेक्चर के अंदर हम क्या देखेंगे? हम बेसिकली देखेंगे कि आईएफआरएस 9 की जो इम्प्लीकेशन है फॉर बैंक्स वो कैसी है। ठीक है ना? अब सबसे पहले तो आप ये बात समझ लें कि बैंक्स ने जो किया है वो ये किया है कि जो टाइम बेस्ड क्राइटेरिया था, टाइम बेस्ड क्राइटेरिया, वो आज भी उसी तरह इम्प्लीमेंटेड है टू एन एक्सटेंट। आपके जो स्टेज 2 3 के लॉसेस होते हैं, स्पेशली स्टेज 3 के लॉसेस होते हैं, उनके ऊपर वैसे ही अप्लाई होता है। जो फ़र्क पड़ा है वो सिर्फ ये पड़ा है कि जो स्टेज 1 होती है आईएफआरएस 9 में ईसीएल की, जो आपको मैंने पढ़ाई हुई है, उसमें भी बैंक्स को अब कुछ लॉसेस रिकॉर्ड करने पड़ते हैं। ठीक है, स्टेज 1 में भी बैंक्स को कुछ ईसीएल इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करना पड़ता है। उसके ऊपर एज सच कोई डिटेल गाइडेंस नहीं है, वो बैंक टू बैंक प्रैक्टिस वेरी करती है। आपके एग्जाम में अगर कभी आएगा तो वो बताएगा कि बैंक ने इतना लॉस स्टेज 1 में रिकॉर्ड किया। बाकी जो स्टेज 3 के या स्टेज 2 के लॉसेज हैं, वो उनका क्राइटेरिया वही है, टाइम बेस्ड क्राइटेरिया है। तो इफेक्टिवली रिकॉर्डिंग के अंदर कोई खास फ़र्क नहीं पड़ा बैंक्स के लिए। जो फ़र्क पड़ा है मेनली, वो फ़र्क ये पड़ा है कि जो उनके डिस्क्लोजर्स हैं ऑफ मैनी नोट्स वो बदल गए हैं। स्पेशली आपके जो नोट्स कैश एंड बैंक से आगे चलते हैं, जो नोट्स 6 से ऑनवर्ड्स आपके नोट्स होते हैं, वो जो हैं वो काफ़ी सारे बदल गए हैं। तो आइए मैं दिखा देता हूँ आपको कि उन नोट्स के डिस्क्लोजर्स में क्या फ़र्क पड़ा है। क्विकली ज़रा हम एक दफ़ा स्टडी कर लेते हैं ये एक्सेल खोल के। ये आपका नोट नंबर 5 है, जो कैश एंड बैंक बैलेंसेस वाला नोट है विद ट्रेजरी बैंक्स। आप देखें बाकी तो सारा नोट वैसा ही है, सिर्फ एक जगह आपका मेन फ़र्क पड़ा है। जो आपके इम्पेयरमेंट जिसको आप पहले लिख रहे थे या प्रोविजन लिख रहे थे, उसको हम अब लिखते हैं कैश क्रेडिट लॉस अलाउंस हेल्ड अगेंस्ट कैश एंड बैलेंसेस विद ट्रेजरी बैंक। उसको क्रेडिट लॉस अलाउंस, ईसीएल अलाउंस बोलते हैं बेसिकली इसको अब। ठीक है, इसी तरह अगर मैं नोट 6 में जाऊं नीचे, तो यहां पे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा। ये सिर्फ ये फर्क पड़ा है कि क्रेडिट लॉस अलाउंस बोलते हैं इसको, बाकी सब कुछ वही है। प्रोविजन को अब क्रेडिट लॉस अलाउंस बोलते हैं, बस इतनी सी बात है। अच्छा, अगर मैं नोट 7 में जाऊं तो लेंडिंग्स टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के नोट में भी कोई फर्क एज सच नहीं पड़ा। 7.1 कोई फर्क नहीं है, सेम वही है, सवाए इसके कि इस अलाउंस को जो प्रोविजन बोलते थे जिसको पहले, अब उसको क्रेडिट लॉस अलाउंस बोलते हैं, बस नाम का फर्क है। अदरवाइज चीज भी सिमिलर ही है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है जी। फिर अगर मैं आगे चलूं तो आगे जो आपका 7.2 है उसमें भी आप देखें कोई फर्क नहीं पड़ा, तकरीबन सेम ही है सारा। ठीक है, 7.3 में फर्क पड़ गया। आपके जो लेंडिंग्स टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जो क्रेडिट लॉस अलाउंस के पर्टिकुलर्स थे, वो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 में बांट दिए गए हैं। पहले वो सब स्टैंडर्ड डाउटफुल लॉस सिर्फ ये नॉन परफॉर्मिंग वाला होता था, अब उसमें परफॉर्मिंग एंड अंडर परफॉर्मिंग के अगेंस्ट, स्टेज 1 एंड स्टेज 2 के अगेंस्ट भी प्रोविजन की रिक्वायरमेंट है। और जैसे मैंने आपसे कहा कि इसमें कोई स्टेट बैंक की गाइडेंस नहीं है कि प्रोविजन कैसे करनी है, कितनी परसेंटेज करनी है। हर बैंक ये खुद एस्टिमेट करता है, जैसे आईएफआरएस 9 के मुताबिक एस्टिमेशन होती है। तो ये एज सच टेस्ट नहीं होगी। आपके एग्जाम में अगर कभी प्रोविजन की कैलकुलेशन टेस्ट हुई तो वो इन्हीं तीनों की टेस्ट होगी। ठीक है, क्विकली जरा इस 7.3 को एक दफा देखें गौर से और इसका रट्टा लगाएं। ऑलराइट, आई होप आपने पॉज करके देख के इसका रट्टा लगा लिया है। डोमेस्टिक और ओवरसीज का बेसिकली स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 में ब्रेकअप है, और स्टेज 3 में सब स्टैंडर्ड डाउटफुल लॉस जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, जिसकी प्रोविजन स्टेट बैंक ने बताई हुई है, ये वही है। ठीक है जी, आगे चलता हूं मैं। तो ये प्रोविजन की मूवमेंट है। स्टार्ट ऑफ द ईयर क्या बैलेंस था, कितनी स्टेज 1, स्टेज 2 में और प्रोविजन रिकॉर्ड मजीद हुई, फिर फाइनेंशियल एसेट्स जो नए आए वो क्या है, और फिर बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर बेसिकली आपका क्या है। ठीक है, सो ये बेसिकली उन तमाम फाइनेंशियल एसेट्स जो लेंडिंग्स टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वाला है, वहां पर उसका ब्रेकअप है इफेक्टिवली कि स्टार्ट ऑफ द ईयर क्या था, फिर स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 की प्रोविजन क्या थी, फिर नेट रीमेजरमेंट ऑफ क्रेडिट लॉस अलाउंस, यानी कि जो नेट आपके पास क्रेडिट लॉस अलाउंस बनता है वो क्या है, जो न्यू फाइनेंशियल एसेट्स पे क्रेडिट लॉस अलाउंस आया है वो क्या है, जो फाइनेंशियल एसेट्स पे क्रेडिट लॉस अलाउंस जो
पुराने फाइनेंशियल एसेट्स पे क्रेडिट लॉस अलाउंस ख़त्म हो गया होगा ज़रा, ख़त्म होने की वजह से वो क्या है, डिस्काउंट की जो अनवाइंडिंग हुई है क्रेडिट लॉस अलाउंस की वो क्या है, राइट ऑफ्स जो हुए हैं, राइट ऑफ आपको पता है क्रेडिट लॉस अलाउंस में से कम हो जाता है ईसीएल अलाउंस में से, अलाउंस फॉर ईसीएल में से, वो क्या है, चेंजेस इन रिस्क पैरामीटर्स यानी कि क्रेडिट लॉस अलाउंस में जो इस साल के दौरान इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है वो क्या है, और फिर बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर क्या है। इसको एक दफ़ा पढ़ लीजिए। ऑलराइट गुड, आई होप आपने इसको भी पढ़ लिया। ये सेम चीज़ है, करंट ईयर के लिए है पहले, और फिर अगर आप देखेंगे इसको नीचे तो यहां पे ये प्रायर ईयर के लिए है, सेम है बेसिकली। ठीक है जी। उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स आ जाती हैं। इन्वेस्टमेंट्स में जो टाइप्स हैं वो बदल दी गई हैं। बेसिकली टाइप्स डिफरेंट हैं। कैसे कि डेट इंस्ट्रूमेंट्स में एमोटाइज्ड कॉस्ट, एफवीओसीआई और एफवीपीएल, बिल्कुल वैसे जैसे आपको पता है डेट इंस्ट्रूमेंट्स इन 3 कैटेगरीज में आ सकते हैं एज पर आईएफआरएस 9। और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं उनके अंदर एफवीपीएल या एफवीओसीआई की कैटेगरी है। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जो मैंडेटोरिली क्लासिफाइड या मेजर्ड एज एफवीपीएल हैं, ये वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनकी एफवीपीएल क्लासिफिकेशन करना लाजमी होती है एज पर आईएफआरएस 9। जैसे फॉर एग्जांपल वो इंस्ट्रूमेंट्स जहां पे रिलेटेड लाइबिलिटी एफवीपीएल क्लासिफाई होती है, या हेल्ड फॉर ट्रेडिंग जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो वाले इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है। फिर सब्सिडरीज आ गई, एसोसिएट्स आ गए, और टोटल इन्वेस्टमेंट्स आपकी आ गई। ठीक है। सो बेसिकली आपकी इन्वेस्टमेंट्स की वो तमाम कैटेगरीज जो आईएफआरएस के मुताबिक हैं, उन्हीं कैटेगरीज में अब इसको बना दिया गया है। ठीक है। ऊपर अगर आप देखें तो करंट ईयर और प्रायर ईयर दिया गया है। करंट ईयर और प्रायर ईयर में पूछा यह गया है कि इनकी फेयर वैल्यू या एमोटाइज्ड कॉस्ट यानी कि क्लोजिंग बैलेंस इनका बताएं, इनके अगेंस्ट क्रेडिट लॉस अलाउंस बताएं, कितना सरप्लस या डेफिसिट आज तक गेन या लॉस इन पे रिकॉर्ड हो चुका है ड्यू टू फेयर वैल्यू चेंज वो बताएं, और इनकी कैरिंग वैल्यू जो है क्लोजिंग वो बताएं। ठीक है जी। कैटेगरीज वही हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाई हुई हैं। उनके अंदर जो सब कैटेगरीज हैं वो भी फेडरल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, प्रोविंशियल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, नॉन गवर्नमेंट डेट सिक्योरिटीज, फॉरेन सिक्योरिटीज, ये वही कैटेगरीज हैं जो मैंने आपको पहले तो बल्कि ये वाली कैटेगरीज मैंने आपको कभी नहीं बताई। ये बेसिकली वो कैटेगरीज हैं जो आमतौर पे मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, जैसे फेडरल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, प्रोविंशियल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये दोनों गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं। नॉन गवर्नमेंट डेट सिक्योरिटीज जैसे किसी कंपनी ने कोई बॉन्ड इशू किया है तो वो नॉन गवर्नमेंट डेट सिक्योरिटी होगी। फॉरेन सिक्योरिटीज अगर आपने किसी बाहर की कंपनी का कोई बॉन्ड खरीदा है, कोई टीएफसी खरीदा है, तो वो फॉरेन सिक्योरिटी होगी। ठीक है। इस 8.1 का भी एक दफा रट्टा लगाएं जी, फॉर्मेट का। बेसिकली इसके कंटेंट का रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है कि डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। डेट इंस्ट्रूमेंट्स 3 किस्म के होते हैं, एफवीपीएल, एफवीओसीआई, एमोटाइज्ड कॉस्ट। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं 2 किस्म के होते हैं, एफवीपीएल, एफवीओसीआई। फिर सब्सिडरीज, एसोसिएट्स। इसमें जॉइंट वेंचर नहीं लिखा, आप जॉइंट वेंचर्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर, जॉइंट ऑपरेशन, ये 4 अलग तरह की और इन्वेस्टमेंट्स भी होती हैं। राइट। इसका करंट ईयर, प्रायर ईयर का डिस्क्लोजर है। फिर इन्वेस्टमेंट्स बाय सेगमेंट का डिस्क्लोजर है 8.2, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट की कितनी सिक्योरिटीज हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की कितनी सिक्योरिटीज हैं, शेयर्स में क्या इन्वेस्टमेंट है, नॉन गवर्नमेंट की क्या सिक्योरिटीज हैं, फॉरेन सिक्योरिटीज क्या हैं, एसोसिएट्स और सब्सिडरीज क्या हैं। बेसिकली वही जो आपने इन्वेस्टमेंट बाय टाइप के अंदर भी ब्रेकअप दिया था, वही सेगमेंट्स अब यहां पे आ रहे हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बता दो, लिस्टेड अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स बता दो, फॉरेन सिक्योरिटीज में अगर कोई इन्वेस्टमेंट है तो वो बता दो, एसोसिएट्स और सब्सिडरीज में कोई इन्वेस्टमेंट है तो वो बता दो। यहां अगेन जॉइंट वेंचर ऐड किया जा सकता है। ठीक है। अगेन कॉस्ट या एमोटाइज कॉस्ट इसकी बताएं, इसके ऊपर कितना ईसीएल रिकॉर्ड हुआ है, इस पे क्या सरप्लस या डेफिसिट या गेन या लॉस फेयर वैल्यू का रिकॉर्ड हुआ है आज तक। सरप्लस या डेफिसिट से मुराद है गेन या लॉस ऑन फेयर वैल्यू आज तक जो रिकॉर्ड हुआ है, और इसकी आज के दिन क्या कैरिंग वैल्यू है। ठीक है। ये भी आप इसका भी रट्टा लगा लेंगे दफा 8.2 का भी। गुड। उसके बाद जनाब 8.3 जो कि क्रेडिट लॉस अलाउंस अगर आपकी इन्वेस्टमेंट्स पे कोई है तो उसका ब्रेकअप है। उसमें अगेन ओपनिंग बैलेंस, अगर कोई न्यू इन्वेस्टमेंट ऐड हुई है तो वो, अगर कोई इन्वेस्टमेंट डी रिकॉग्नाइज हुई है तो वो, स्टेज 1, 2, 3 के अंदर इसका ब्रेकअप दिया जाता है। और फिर ट्रांसफर्स बताए गए हैं, यानी कि अगर कोई स्टेज 1 से स्टेज 2 में या स्टेज 2 से स्टेज 1 में आ गया है तो उसके ट्रांसफर्स बताए गए हैं। ठीक है। याद रखें यहां पे कुछ भी नहीं होना चाहिए। स्टेज 3 से आपको पता है स्टेज 1 या 2 में कुछ नहीं जा सकता। ठीक है। तो स्टेज 1 से 2 में अगर कोई चला गया है, स्टेज 1 से 3 में अगर कोई चला गया है, ठीक है, इसी तरह ये भी खाली होना चाहिए। स्टेज 1 टू ट्रांसफर फ्रॉम स्टेज 1 टू स्टेज 1 तो कुछ नहीं होता ना, ट्रांसफर फ्रॉम स्टेज 2 टू स्टेज 2 भी कुछ नहीं होता। यहाँ पे भी खाली होना चाहिए। ठीक है। सिर्फ यहाँ पे होने चाहिए। ये आपके जो
है ना पब्लिकेशन बाय स्टेट बैंक, उसके अंदर ये सारे भरे हुए, मैंने नहीं भरे हुए थे, मैं सिर्फ उसको ठीक कर रहा हूँ स्टेट बैंक की पब्लिकेशन को। तो ट्रांसफर फ्रॉम स्टेज 1 टू स्टेज 2 या स्टेज 3 अगर कोई हुई है एसेट्स, तो उनकी प्रोविजन की मूवमेंट आ जाएगी ज़रा यहाँ पे, वो स्टेज 1 से निकल के अब 2 में चली गई होगी उनकी जो इम्पेयरमेंट है। इसी तरह स्टेज 2 से अगर कोई स्टेज 1 में या स्टेज 2 से अगर कोई स्टेज 3 में गया तो वो बताना है, और स्टेज 3 से तो आपको पता है 2 या 1 में आ ही नहीं सकता। फिर अमाउंट अगर कोई राइट ऑफ हो गया तो वो बताना है, अगर कोई और चेंजेस हुए हैं तो वो बताने हैं, और क्लोजिंग बैलेंस आपने बताना है। ठीक है, सो ये उसके ईसीएल अलाउंस की अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट्स मूवमेंट है। इसका भी रट्टा लगा लें एक दफा। गुड, आई होप आपने लगा लिया। इसी तरह इन्वेस्टमेंट्स की ग्रॉस कैरिंग अमाउंट से लेके क्लोजिंग तक एक मूवमेंट दी गई है कि इस साल की ग्रॉस कैरिंग अमाउंट क्या है, इस साल की प्रोविजन जो है वो क्या बनती है, इस साल राइट ऑफ्स वगैरह क्या हुए हैं, इस साल प्रोविजंस में क्या चेंजेस हुई हैं। ठीक है, इस साल कोई और चेंजेस, इसको चेंजेस नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे अदर चेंजेस। ठीक है, ये भी गलती है पब्लिकेशन में, अदर चेंजेस। और फिर क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है जी, ठीक हो गया जी, अदर चेंजेस और फिर क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, आगे देख लेते हैं पर्टिकुलर्स ऑफ क्रेडिट लॉस अलाउंस अगेंस्ट डेट सिक्योरिटीज। तो सेम बिल्कुल जैसे मैंने आपको पहले परफॉर्मिंग, नॉन परफॉर्मिंग और अंडर परफॉर्मिंग और नॉन परफॉर्मिंग दिखाया फॉर एडवांसेस, वैसे ही वर्किंग यहां पे डोमेस्टिक और ओवरसीज का ब्रेकअप करके इन्वेस्टमेंट्स के लिए दी गई है 8.3.3 में। ये भी एक नजर देख लें। ऑलराइट, आई होप आपने ये भी देख लिया। आगे बढ़ते हैं जी, अब आते हैं नोट 8.4 पे, इनफैक्ट 8.5 पे, जो हेल्ड टू कलेक्ट मॉडल यानी कि एमोटाइज्ड कॉस्ट मॉडल में सिक्योरिटीज हैं, उनका ब्रेकअप दिया गया है कि उनमें फेडरल गवर्नमेंट की गारंटीड सिक्योरिटीज कितनी हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की गारंटीड सिक्योरिटीज कितनी हैं, नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और फिर उनकी क्रेडिट रेटिंग के हिसाब से, आपको मैंने बताया हुआ क्रेडिट रेटिंग क्या होती है, यानी कि कोई भी सिक्योरिटी की क्वालिटी कितनी अच्छी है, उसकी कंपनी कितनी अच्छी है जिसके अंदर आपने इन्वेस्ट किया है, क्या वो A+ है, B है, C है, वो कितनी अच्छी कंपनी है, उसके हिसाब से जो पाकिस्तान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पैक्रा ने रेटिंग उसकी की हुई है उसके हिसाब से आप बताते हैं, ताकि आपके रीडर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ये पता चले कि आपने अच्छी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया हुआ या बुरी सिक्योरिटीज में। ठीक है जी, फिर फॉरेन सिक्योरिटीज में, फिर अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो फॉरेन सिक्योरिटीज, तो फिर आपको बेसिकली डिफरेंट कंट्रीज का नाम बताना पड़ता है कि किन किन कंट्रीज की सिक्योरिटीज में आपने इन्वेस्ट किया हुआ। ये इसलिए जरूरी होता है कि पाकिस्तान की फॉर एग्जांपल कोई कंपनी जो है वो इसराइल की फॉर एग्जांपल किसी कंपनी की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट ना कर रही हो, ठीक है, या इंडिया में फॉर एग्जांपल कोई इन्वेस्टमेंट ना हो रही हो। जरूरी नहीं है कि उसको रोका जाएगा, बट ये कि देखा जाएगा कि क्या हो क्या रहा है, पता तो चले। ठीक है, इसी तरह नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का भी सारा ब्रेकअप आएगा। ठीक है, सो ये इफेक्टिवली आपकी सिक्योरिटीज की डिटेल्स यहां पे देनी होती हैं, प्लस उनकी क्रेडिट रेटिंग देनी होती है। ये नोट का पूरा रट्टा मारना जरूरी नहीं है, बट ब्रॉडली इसका खाका जो है आपके जहन में होना चाहिए। ठीक है जी, आई होप आपने ये भी देख लिया। फिर हम 9 पे आ जाते हैं, विच इज एडवांसेस। सो एडवांसेस जो हैं वो आपके तमाम तर एडवांसेस जिसमें आपके लोन्स हैं, जिसमें आपने किसी को कंज्यूमर फाइनेंसिंग की हुई है, वो सब इसके अंदर आते हैं। वो एडवांसेस का टाइप्स आ जाएंगे, यानी कि लोन्स, कैश क्रेडिट्स, रनिंग फाइनेंसेस, जो भी आपने फाइनेंसिंग की हुई है वो आएगी। फिर अगर कोई इस्लामिक फाइनेंसिंग है तो वो आएगी। फिर बिल ऑफ एक्सचेंज अगर आपने कोई ख़रीदा हुआ है तो वो आएगा। ये बिल ऑफ एक्सचेंज को मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन भी करता हूँ कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। फिर टोटल एडवांसेस हो जाएंगे, फिर उनके अगेंस्ट ECL अलाउंस आएगा, और फिर एडवांसेस नेट ऑफ अलाउंस आ जाएंगे। ECL अलाउंस को स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 में ब्रेक किया जाएगा। इसको देख लें एक दफ़ा। टोटल एडवांसेस को परफॉर्मिंग और नॉन परफॉर्मिंग में ब्रेक किया जाएगा, इसको भी देख लें। परफॉर्मिंग एडवांस से मुराद वो एडवांस होता है जो कि अच्छे स्टेटस में है, यानी कि उसके अगेंस्ट पैसे टाइमली मिल रहे हैं। नॉन परफॉर्मिंग वो होता है जिसके अगेंस्ट पैसे डिले हो चुके हैं, टाइम बेस्ड क्राइटेरिया के हिसाब से, जो मैंने आपको शुरू में पढ़ाया पिछले लेक्चर के। फिर आपके अगर कोई लीज से रिलेटेड एडवांसेस हैं, कोई आपने एसेट्स लीज पे दिए हुए, जैसे बैंक गाड़ियां वगैरह, घर वगैरह लीज पे देते हैं, तो उससे रिलेटेड पूरा IFRS 16 का एक नोट है,
और से देखें, नॉट लेटर देन 1 ईयर, लेटर देन 1 ईयर, लेस देन 5 ईयर्स, ओवर 5 ईयर्स, और फिर उनके लीज रेंटल्स के रिसीवेबल्स, उनकी रेजिडुअल वैल्यू, उनकी लीज पेमेंट्स, उनके फ्यूचर के इंटरेस्ट और उनकी प्रेजेंट वैल्यू लिखी हुई है। ठीक है जी। पर्टिकुलर्स ऑफ एडवांस आपका ग्रॉस इन लोकल करेंसी, इन फॉरेन करेंसी। ठीक है जी। ये ब्रेकअप देना है कि लोकल करेंसी में कितना है और फॉरेन करेंसी में कितना है। और फिर पर्टिकुलर्स ऑफ क्रेडिट अलाउंसेस जो हैं आपके, यानी कि जो भी आपके एडवांसेस के अगेंस्ट क्रेडिट अलाउंस है, सेम वैसा ही नोट है जैसे मैंने आपको पहले बताया कि क्रेडिट अलाउंस के स्टार्ट पे क्या वैल्यू आ रही थी, फिर न्यू एडवांसेस के अगेंस्ट क्या क्रेडिट अलाउंस आपका बना, ठीक है, और फिर आपकी राइट ऑफ्स क्या हुए, चेंजेस क्या हुई क्रेडिट अलाउंस में, और क्लोजिंग बैलेंस क्या आया। ठीक है जी। ये ऊपर जो है ना ये सारा नोट, ये क्रेडिट अलाउंस का नहीं है बाय द वे, ये एडवांस की उन एडवांसेस का है जो स्टेज 1, स्टेज 2 या स्टेज 3 में मौजूद हैं। ये उनकी वैल्यू बताई जा रही है कि उनकी वैल्यू ये है और उनके अगेंस्ट प्रोविजन ये रिकॉर्ड हुई हुई है, और क्लोजिंग बैलेंस उनका ये बनता है उन एडवांसेस का। और जो नीचे ये नोट है, ये नोट है आपकी प्रोविजन का, कि प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस ये था, उसमें मूवमेंट ये हुई साल के दौरान, और क्लोजिंग बैलेंस ये बना। ठीक है, ये मूवमेंट मैंने आपको पहले एक पिछले नोट में एक्सप्लेन की है। ठीक है जी। इसको भी देख लें एक दफा। फिर ये जो सारी एडवांसेस हैं इनकी ब्रेकअप दिया जाता है कि स्टेज 1 में कितने हैं, स्टेज 2 में कितने हैं, स्टेज 3 में कितने हैं, और उनको एक्सप्लेन किया जाता है। स्टेज 3 में फिर सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस, और इनकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई हुई है, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस की क्या होती है वो एक्सप्लेन की जाती है, और उनके अगेंस्ट उनका करस्पॉन्डिंग ECL यानी कि एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस बताया जाता है। ठीक है जी, ये भी देख लें एक दफा। गुड। फिर 9.4 में एडवांसेस का सिर्फ ब्रेकअप है। ठीक है, डोमेस्टिक एंड ओवरसीज, और ये सिर्फ वो एडवांसेस होते हैं जो स्टेज 3 में होते हैं, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एडवांस होता है, यानी कि इसके ऊपर बहुत सा टाइम गुजर चुका होता है। लॉस, डाउटफुल और स्टैंडर्ड कौन सा होता है, इस पे कितना टाइम गुजरा होता है मैं आपको बता चुका हूं पहले। अदर एसेट्स स्पेशली मेंशन से मुराद है कि इस पे टाइम नहीं गुजरा लेकिन आप स्टिल समझते हैं कि ये एक डाउटफुल एडवांस है। फॉर एग्जाम्पल, आप ये समझते हैं कि कोई बंदा डिफॉल्ट कर गया है, कोई बंदा लिक्विडेट हो गया है, ऑल्दो उसके अभी लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट में टाइम नहीं गुजरा बट दे हैव ऑलरेडी डिफॉल्टेड, तो उनको आप यहां मेंशन करते हैं। फिर क्रेडिट अलाउंस की मूवमेंट आप दिखाते हैं, यानी कि आपके ECL बैलेंस की पूरी मूवमेंट ओपनिंग से लेकर क्लोजिंग बैलेंस तक। ठीक है, और ये स्टेज 1, 2 एंड 3 में स्प्लिट होता है इसका। फिर क्रेडिट अलाउंस का लोकल एंड फॉरेन करेंसी वाले लोन्स के अगेंस्ट कितना कितना क्रेडिट अलाउंस है वो दिखाते हैं, और फिर राइट ऑफ्स बताते हैं कि कितने राइट ऑफ्स इस साल के दौरान क्रेडिट अलाउंस के अगेंस्ट हुए हैं, कितने P&L में गए हैं, 5 लाख से ऊपर वाले कौन कौन से राइट ऑफ्स थे उनके डिटेल्स लोन बाय लोन बताते हैं, क्योंकि ये लॉ में रिक्वायरमेंट है। अगर 5 लाख से ऊपर का कोई भी राइट ऑफ आप करेंगे तो आप लोन बाय लोन उनकी डिटेल्स बताएंगे कि फॉर एग्जांपल ये कंपनी A को दिया हुआ था इस वजह से राइट ऑफ हुआ, ये कंपनी B को दिया हुआ था, ये इंडिविजुअल C को दिया हुआ था इस वजह से राइट ऑफ हुआ, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, PP और CWIP के नोट्स को आप छोड़ दें, इनको आप इग्नोर कर सकते हैं, ये कोई सच रेलिवेंट नोट्स नहीं है, इनको आप छोड़ दें, दिस कैन बी स्किप्ड। ठीक है जी, दिस यू कैन स्किप, कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। ठीक है, फिर आप आ जाए नोट 44। ये नोट है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 फेयर वैल्यूज का, IFRS 13 का नोट है ये। एक नजर सिर्फ आपने इसको देखना है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक नजर देखना है। इसमें तमाम वो टर्म्स हैं जो IFRS 9 और IFRS 13 में मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दी हैं। अगर आपने IFRS 13 अभी तक नहीं देखा तो एक दफ़ा जाके देख लें, इसमें तमाम वो टर्म्स हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दी हुई हैं। वहाँ पे कोई टर्म आपको न्यू नहीं लगेगी इंशाल्लाह। स्टिल अगर लगती है तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पे, क्लास व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हो। ठीक है जी, सो ये वो एरियाज हैं जो IFRS 9 के मुताबिक अपडेट हुए हैं इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द बैंक्स। ये जो अपडेट है इसकी एप्लीकेशन जो हुई है वो हुई है साल 2024 से। एप्लीकेशन कब से हुई है? साल 2024 से। इन न्यू
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, ठीक है, और इन न्यू एप्लीकेशन की, और इसकी जो एग्जाम एप्लीकेशन हुई है वो हुई है साल 2023 से, ठीक है। आई होप यू आर क्लियर ऑन दिस, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। एक दफा इन सारे डिस्क्लोजर्स को आपने पढ़ना है, इनका ब्रॉडली एक रट्टा लगाना है, इनके फॉर्मेट्स को एक दफा देखना है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो मैंने आपको ओवरऑल नॉलेज दी है अबाउट बैंक्स एंड हाउ बैंक्स रिकॉर्ड देयर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या देयर अलाउंस फॉर ईसीएल, वो भी आपने जहन में रखनी है। नंबर 3 ये कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो फील फ्री कि आप क्लास व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछें। ये जो बैंक की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पूरा फॉर्मेट है ये मैं क्लास व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर चुका हूं, ये आपके एलएमएस पे मौजूद है, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।